आज के जूम मीटिंग में हमारे एंकरिंग कर रहे जगदीश साहब, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आज के इस विषय की अध्यक्षता कर रहे हमारे बेचर भाई राठौर साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम से, एडीजीपी विजेंद्र सिंह साहब और भी प्रमुख वक्ता उपस्थित होंगे, इसके लिए उनका मैं वेलकम करता हूं। आज जो सब्जेक्ट जो दिया है, संविधान मताधिकार खत्म करने का ईवीएम एक माध्यम है, तो साथियों मैं ये इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ईवीएम तो एक उनका एक बहुत बड़ा हथियार है। वो हथियार 2014 से चला रहे। कई सारे संगठन रास्ते पे आ रहे, यूट्यूब के माध्यम से भी उनका विरोध हो रहा, लेकिन जिस प्रकार उस ईवीएम का विरोध होना चाहिए उस प्रकार नहीं हो रहा। इस देश में जो विरोधी पक्ष है, कांग्रेस या और भी महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी हो या गुजरात बिहार में हो, नीतीश का हो, आरजेडी हो, जिस पैमाने पे रास्ते पे आना चाहिए उस पैमाने पे रास्ते पे नहीं है आज। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भाई ये वो ईवीएम हटेगा। लेकिन हमारा जैसा भी हो कि हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि ईवीएम हटना चाहिए, ये हमारा एजेंडा है। तो साथियों, हमें चाहते कि भाई ईवीएम हटा तो जो संविधान की विचारधारा वाली सरकार वहां बैठेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। आज देश में जो हिंद राष्ट्र की बात हो रही, संविधान को समाप्त करने की बात हो रही, हिंदू राष्ट्र के बारे में भी हमारे कांग्रेस के जो आज करता धरता, हम उसको राहुल गांधी जी, आज उनके मुंह से तो हमेशा हिंदुस्तान ही आता है, कभी उन्होंने भारत कहा ही नहीं है। तो हम क्या समझेंगे, हम उसको क्या समझेंगे? क्या हमारा वो दोस्त हो सकता है? लेकिन हम समाज में जब बताते हैं हमारा फर्स्ट नंबर शत्रु कौन है, सेकंड नंबर कौन है, थर्ड नंबर कौन है, हम उसके हिसाब से उस लाइन में चलते हैं। तो चलो, हम फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट नंबर शत्रु से तो हम जा नहीं सकते, लेकिन कम से कम सेकंड में हम प्रयास करते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार ये ईवीएम के बारे में जो चल रहा है, जंतर मंतर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों ने जो प्रदर्शन किया, वहां पर जिन्होंने एक ईवीएम का किस प्रकार मत का डिवाइडेशन होता है, किस प्रकार जाता है, वो प्रत्यक्ष का करके भी बताया है। लेकिन उस प्रकार नहीं हो रहा। जैसे पिछले बार एक वीडियो भी आया था, जैसे बोले जैसे पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, मतदान वोटिंग हो गया, दूसरे या तीसरे दिन उसका जो मतलब वोट गिनती हो गई, तो वह कांग्रेस की सरकार आ गई। जैसे दिल्ली हो या और भी तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, लेकिन जिस क्षेत्र में वोटिंग होने के बाद 1 महीने के बाद जब उसका ये हुआ, काउंटिंग हुआ, तो वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं आई। अब सबका कहना है कि बैलेट पेपर होना चाहिए। मैं एक इस टीवी के माध्यम से सुझाव देता हूं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो करेंगे। वो बोल रहे कि भाई खर्चा बहुत है, मैन पावर बहुत लगता है। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते? जिस राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस है, बीजेपी है, या बीजेपी की ज्यादा सीट है, कांग्रेस के कम है, एक स्टेट में तो कम से कम वो ट्रायल तो ले, बैलेट पेपर में ट्रायल तो लिया जाए। अगर ट्रायल अगर सही में सक्सेस होता है तो पता लगेगा कि भाई ईवीएम में फॉल्ट है,
या किसमें है? जिसके पहले भी जैसे बैलेट पेपर पे चुनाव होता था तो वह बूथ के बूथ बिहार में, यूपी में कई जगह कैप्चर हो जाते थे, कई जगह ये ऐसे परिस्थितियां आती थी। तो ये ईवीएम आया है तो ईवीएम में भी वो गड़बड़ियां जो सामने आ रही है, हमारे कुछ साइंटिस्ट लोग जो भी है जंतर मंतर करके बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार वो फॉल्ट है, लेकिन उसकी बात है, उसके जो विचार है केंद्र में, उसको वैल्यू नहीं है, उसको वैल्यू समझ नहीं रहे कि भाई ये जो लोग बोल रहे, पब्लिक जो बोल रहे कि भाई ईवीएम के बारे में इस प्रकार ये हो रहा, वो मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर सही में ईवीएम अगर हटाना है, देश के अंदर विरोधी पार्टियां है एक साथ अगर आवाज उठाते हैं तो ईवीएम अपने आप बंद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो होगा। तो आने वाले टाइम पर जो 24 की जो बात अभी जो चल रही कि भाई 24 में अगर वो सरकार आ जाती बीजेपी गवर्नमेंट, तो संविधान के लिए संविधान बदला देंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। मंदिर मस्जिद का मसला चल ही रहा है, जिस प्रकार वो संविधान को एक बगल में जो रखकर, बाजू में रखकर वो आज एकादशशाही जो मोनोपोली जो चला रहे हैं, तो आगे भी वो चलाएंगे। तभी सरकार बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार आंदोलन कर सकते हैं, किसके साथ दोस्ती कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मुझे लगता है चर्चा हो। हम तो ये चर्चा करते रहेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस तो लाएंगे, लेकिन अवेयरनेस लाते लाते हमारे जो नजदीक के जो मित्र पक्ष है, मित्र दोस्त है, उनके साथ भी मीटिंग लेके कुछ बड़ा ऐसा कुछ जंतर मंतर दिल्ली में कुछ हो सकता है, तो उसका रिजल्ट आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो जगदीश कुरे साहब ने मुझे जो संचालन ये करने का जो मौका दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पंसिल कुमारे साहब, आपने प्रस्तावना के संदर्भ में अपनी बातें कही है। मैं आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े पूर्व एडीजी ब्रिजेंद्र सिंह साहब से मैं आग्रह करूंगा और उनका स्वागत भी करूंगा बीपीटी न्यूज चैनल में। सिंह साहब, अभी प्रस्तावना के संदर्भ में पंसिल कुमारे साहब ने अपनी बातें रखी है विषय पर, मैं चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी बात रखेंगे, ब्रिजेंद्र सिंह साहब। हाँ, धन्यवाद जगदीश जी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा गया है ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इस पर कोई विशेष अधिकार नहीं रखता। मगर मैंने अपने कैरियर में देखा कि जब ईवीएम नहीं था तब बूथ कैप्चरिंग बड़े धड़ल्ले से होती थी और योजनाबद्ध तरीके से, और टीम जाती थी तैयारी में। मैंने ऐसी स्थितियों को देखा कि मैनिपुलेट करते थे, और इसका कारण ये है कि वो लोग जो सत्ता में आते हैं उनका जनाधार नहीं है, नकली जनाधार है। तो इस ऐसी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कि 90% लोग सामाजिक अन्याय के शिकार हैं। कुमारे साहब अपनी आवाज म्यूट कर रहे हैं जी। कुमारे सर अपनी आवाज म्यूट करें, बीच में डिस्टर्ब ना करें जी। सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि अपनी आवाज को म्यूट रखें, डिस्टर्ब होता है। तो मैंने सब चुनाव देखे अपने कैरियर में। जब ईवीएम नहीं थी उस वक्त भी चुनावों को देखने का और मौका मिला मुझे, तो मैं ये देखता था कि उस वक्त भी जो बहुत बड़े लीडर्स, बाकायदा पार्टियां बूथ कैप्चरिंग योजनाबद्ध तरीके से कराती थी। उनके लिए अपराधियों की सहायता लेती थी, टीम बनाती थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के अपने प्रेसाइडिंग ऑफिसर रखवाए जाते थे। अपोजिट पार्टी वाले जब शिकायत करते थे तो तब ये पता चलता था कि ये क्या योजना है, किस तरीके से। और उसका कारण मुझे ये लगा कि जिन लोगों का सामाजिक आधार नहीं है, जो इस वर्ण व्यवस्था में इस सामाजिक अन्याय के जो शिकार हैं, वो 90% लोग हैं। उनका वोट उनको आसानी से नहीं मिल सकता, उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो मैनिपुलेट करने का एक तरीका बूथ कैप्चरिंग भी है। अब ये जो मशीन का सिस्टम आ गया है, मैंने एक जिले में तो बल्कि ये देखा कि एक साहब ये कहे जाते थे कि साहब ये तो डायरेक्टर हैं बूथ कैप्चरिंग के पार्टी के, तो वो हार गए चुनाव को।
हारे तो इसलिए हारे कि वो जो उन्होंने योजना बनाई थी और जो उन्होंने अपने प्रेसाइडिंग ऑफिसर लगाए थे, वो डीएम को शिकायत हुई, एट द 11th आवर उसने चेंज कर दिए वो, और दूसरी पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली। तो ये एक जो लोकतांत्रिक ईमानदारी का जो वो होना चाहिए था, वो तभी हो सकता है जबकि समाज में न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो। अब हमारे आदमी 90% लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं, बजाय न्याय के उन्हें मंदिर के वो मंडल के बजाय कमंडल दिया जा रहा है उन्हें। और वो जो 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 सामाजिक न्याय की लड़ाई है आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल एक काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये इसके ऐतिहासिक कारण हैं, और ये इतनी आसान नहीं है ये चीज। ये बात आप सही कहा है कि ये इतनी जल्दी इसको बदलेंगे नहीं। ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट करना तो और भी, मतलब लोगों ने कई बार प्रूव करके दिखाया है। तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, होना तो ये चाहिए कि ऐसे इन हालात में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन जो रूलिंग क्लास है वो ये जानता है कि ट्रांसपेरेंसी में उनका तो वो सत्ता से उखड़ भी सकते हैं। तो ये तो जन जागरण की बात है। जनता को जितना प्रेशर क्रिएट करेगी जनता, जितना लोगों में आम जागृति होगी, उतना ये कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन जो लोग सफर कर रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हैं, सामाजिक आर्थिक अन्याय के शिकार हैं, जो फांसीवाद के शिकार हैं, वही अगर कावड़ भरने चले जाएंगे, बाबरी मस्जिद पर चढ़ जाएंगे, वो नए नए फॉर्मूले होंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ जहाँ मस्जिद है। तो ये जो स्थितियां ऐसी इनको ठीक करने के लिए जरूरी है कि जन आंदोलन किए जाएं। मेरे ख्याल से बिना इसके कोई भी वो लोग जो कि मैनिपुलेट करके सत्ता में आते हैं, वो जल्दी इसके लिए सहमत नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और हम लोग सुनना चाहेंगे इस पर, जो लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं, कि ये बिना जन आंदोलन के सरकार इस व्यवस्था को वापस लेने वाली है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पूर्व एडीजी ब्रिजेंद्र सिंह साहब उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ बने रहें। आज हमारे बीच में डॉक्टर विकल्प कोटवाल साहब आ चुके हैं, खास संविधान विशेषज्ञ हैं। मैं उनको चाहूंगा कि आज के इस विषय पर विस्तार से बात रखेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विकल्प कोटवाल साहब से। जय भीम सर। इस विषय पर बात रखने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं संविधान को जानता हूं। मैं उसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, अभी भी उसका विद्यार्थी हूं। लेकिन इस विषय को, उस पर अपनी राय रखने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए, मैं नहीं मानता हूं कि मेरे पास इतनी समझ है। तो मैं अपना जो दृष्टिबिंदु यहाँ पर रखना चाहूंगा वो सिर्फ संविधान का जो मुद्दा है उसी आधार पर मैं बात करना चाहूंगा, और साथ ही मैं इसको किसी पॉलिटिकल एंगल से भी नहीं देखना चाहूंगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टिबिंदु से ही किसी विषय को अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हमारे सामने चीजें आनी चाहिए, जो एक रेशनल आउटलुक हमारा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिबिंदु से बात होनी चाहिए। वो कई बार नहीं हो पाती है। तो इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बिल्कुल दूर रखकर हम समझने की अगर कोशिश करें, तो सबसे पहली बात यह है कि 1980 के दशक से भारत के अंदर ईवीएम की शुरुआत हुई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1982 में सबसे बार केरला के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था, और धीरे धीरे इसको और राज्यों में भी लागू किया गया, और आज पूरे देश के जो चुनाव होते हैं उसमें भी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ईवीएम का इस्तेमाल वो संवैधानिक राष्ट्र के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है कि नहीं, वो संवैधानिक राष्ट्र को खत्म कर सकता है कि नहीं। सबसे पहले मैं ये बात रखना चाहूंगा कि ईवीएम से पहले जो हमारी बैलेट पेपर सिस्टम थी वो भी कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं थी। जैसे ही अभी सर ने काफी सारी बातें हमें बताई, उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ग्राउंड एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में बताया कि जब बैलेट पेपर की सिस्टम हुआ करती थी तब भी काफी सारी योजनाएं बनती थी कि किस तरह से उस इलेक्शंस को मैनिपुलेट करा जाए। मेरा ये मानना है कि उस बैलेट पेपर सिस्टम को निकालकर जब से हमने ईवीएम की सिस्टम को दाखिल किया है, एटलीस्ट फेस वैल्यू पर ये सरकार के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा ये
ये प्रचार किया गया है कि बैलेट पेपर सिस्टम से ये सिस्टम बेहतर है। जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी के बारे में हमेशा उसकी बधाई दी जाती है, तो ईवीएम के बारे में भी यही कहा जाता है। तो एक तरह से जब तक मैं टेक्नोलॉजी को पूरी नहीं जानता हूँ और साथ ही जिस तरह से ईवीएम के सिस्टम को समझाया जाता है कि सॉफ्टवेयर की मदद से उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता या फिर उसका पावर कनेक्शन नहीं होता है, बैटरी पैक के साथ वो चलता है, ये सब चीजें सब हमारे सामने रखी जाती है तो हम ईवीएम पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन साथ में सवाल ये भी उठता है कि अगर ईवीएम की सिस्टम इतनी ही सही है तो क्यों पूरी दुनिया में देशों के द्वारा इसको अपनाया नहीं गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 देश होंगे कि जहां पर नेशनल इलेक्शंस में, मैं पूरे देश के चुनाव की बात कर रहा हूँ, रीजनल इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल इलेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 देश हैं कि जहां पर इस ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारे डेवलप्ड कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से काफी आगे हैं, जैसे कि बात करें हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, बात अगर हम करें इंग्लैंड की, ये काफी सारे देश ऐसे हैं कि जो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से काफी एडवांस्ड हैं। इन देशों ने भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया है या फिर अगर पास्ट में किया होगा तो उन्होंने वक्त के साथ उसको निकाल दिया है। तो इसके साथ ये सवाल भी उठता है कि अगर ईवीएम की सिस्टम इतनी अच्छी है ही तो उसका इस्तेमाल इन देशों के द्वारा क्यों नहीं किया जाता। साथ में हमें गौर ये भी करना है कि काफी सारे देशों में राष्ट्रीय चुनाव के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इजिप्ट, नामीबिया, काफी सारे देश ऐसे हैं, कम से कम 10 से 12 ऐसे देश हैं कि जो भारत की मदद से ईवीएम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ईवीएम पर एकदम से ये जजमेंट दे देना कि वो हमारे संवैधानिक राष्ट्र को खत्म ही कर देगा, तो मैं मानूंगा कि दैट वुड बी एन इल इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन। वो जल्दबाजी में लिया गया एक हमारा निर्णय होगा या फिर हमारा अभिप्राय होगा, उससे हमें बचना चाहिए। इसको अगर संवैधानिक पहलू से देखने की कोशिश करें तो 2009 के साल में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था, जिस जजमेंट में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ईवीएम्स यूज, उसका इस्तेमाल दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? उसमें टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं थी। उनका कहना यह था कि अगर ईवीएम का इस्तेमाल होता है तो चुनाव के अंदर जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। आज भी हमारे यहाँ पर जो ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने वीवीपैट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कुछ ही दिनों पहले, शायद 1 महीने पहले ही, सुभाषिष बैनर्जी का एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। उसमें उन्होंने काफी अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा है कि हमने वीवीपैट की सिस्टम इंट्रोड्यूस करी है, लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो या फिर वोटर को ये लगे कि मैंने जिसको वोट दिया है वो वीवीपैट में दिखाई नहीं देता, तो वहां पर रिड्रेसल की जो सिस्टम होनी चाहिए, शिकायत का जो तंत्र होना चाहिए, वो अच्छी तरह से अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बना पाया। सो माय पॉइंट इन मेकिंग इज कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ये जाहिर सी बात है। तो इसीलिए जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं। उनका कहना यह था कि ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस, चुनाव के अंदर पारदर्शिता, वो हर एक नागरिक का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार अपने अलग अलग जजमेंट्स में ये बताया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस, उसको उन्होंने हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। तो जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट का आधार इसी को बनाया है कि ईवीएम सही हो सकता है, लेकिन उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है दैट इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। उनका कहना यह था कि उसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, चाहे वो पढ़ा लिखा भी ना हो, उसके पास टेक्नोलॉजी की समझ भी ना हो, फिर भी वो उस पर भरोसा कर सके, जो भरोसा ईवीएम अभी तक कायम नहीं कर पाया। और इसी आधार पर जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के उपयोग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ईवीएम पर जो कोई भी बहस छिड़ी है, इस पर हमें दोनों पक्ष देखने चाहिए। सिर्फ एक ही पक्ष के आधार पर हम अगर कहें कि ईवीएम का इस्तेमाल वो संवैधानिक राष्ट्र को खत्म कर देगा, तो मैं कहूंगा कि वो सही नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम के हैकिंग पर एक चैलेंज रखा था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आप भी यहाँ पर आइए और हमें दिखाइए कि इसको आप कैसे हैक कर सकते हो, तो जिन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने इसके सामने अपनी शिकायत दर्ज की थी,
वो कोई भी पार्टी वहां पर नहीं गई, इंक्लूडिंग कांग्रेस, उसने भी वहां पर उसको हैक करके नहीं दिखाया। मतलब कहने का यह है कि टेक्नोलॉजिकली इट इज वेरी हार्ड, इफ इट इज एट ऑल पॉसिबल, वो काफी डिफिकल्ट है। तो इसको प्रूव किए बिना ये कह देना कि ईवीएम हमारे संविधान को खत्म कर देगा, वो सही नहीं होगा। दोनों पहलुओं पर हमें गौर करना होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र टोके साहब से आग्रह करूंगा कि वो बीपीटी टीवी न्यूज चैनल के चेयरमैन हैं, वो भी आज के इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। राजेंद्र टोके साहब। जय भीम साथियों, आज बामसेप और इंसाफ की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। संगोष्ठी का विषय है संवैधानिक राष्ट्र में मताधिकार को खत्म करने का ईवीएम एक माध्यम है। उसके लिए हमारे माननीय बेचर भाई राठौड़ साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप, अध्यक्षता कर रहे हैं और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विकल्प आर कोटवाल साहब, संविधान विशेषज्ञ गुजरात के हैं, और अभी अभी विजेंद्र सिंह जी, पूर्व एडीजीपी यूपी, इन्होंने भी बात की है। इसके पहले हमारे माननीय पीसी कुंभारे सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीआरसी, इन्होंने भी बात की है। इस विषय के बारे में जो कुछ हमारे कोटवाल साहब ने बताया है और विजेंद्र सिंह जी बताए हैं, उसके मुताबिक इस देश में जो कुछ माहौल चल रहा है कि ये जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन के बारे में बहुत कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 2009-10 से अपने देश में बड़े पैमाने पे ईवीएम मशीन का उपयोग हो गया है। उसके बाद 2014 में इसका इस्तेमाल करके पूरे देश में एक प्रतिक्रांतिवादी शक्ति हमारे सर पे खड़ी है और आज तक वही चल रहा है। और जितने भी हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं या सामाजिक राजकीय लोग हैं, वो बहुत कुछ बाहर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो ईवीएम के बारे में जो कुछ टेक्निकली मुद्दे जो उपस्थित हो गए हैं, उसके बारे में हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो है, उन्होंने भी इसके बारे में चैलेंज दिया था कि भाई आप ये लोग ये प्रूव करके दे दो। लेकिन आमतौर पर ऐसा होगा है कि चैलेंज वो स्वीकार करके वहाँ पे कोई भी प्रूव नहीं कर सका। लेकिन अभी कोटवाल साहब के कहने के मुताबिक वही अगर मुद्दा है तो वो प्रूव करके बताने की, तो अगर वैसी बात होती है तो इस ईवीएम मशीन को हटा देकर वो मतपत्रिका के दौर पर हम इलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके पहले भी जब मतपत्रिका के ओर से हमने जो इलेक्शन किए थे, तो उसमें भी बहुत कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी। आप लोग सभी जानते हैं कि एक स्टेट में एक ऐसा जो 1-2 स्टेट ऐसे है कि वो पूरे मतदान कक्ष जो है वो कैप्चर करके उसके बारे में उसको कैप्चर करके पूरा वोटिंग अपनी तरफ खींच लिया था। ऐसे बहुत से घटनाएं हो गई है। उसके बाद भी ये ईवीएम मशीन आने के बाद वही चल रहा है। यानी इस देश में सत्य की ओर चलने वाले लोग बहुत कम है और असत्य की ओर चलने वाले ज्यादा हो गए। इसीलिए आज जो हमारे बलबूते पर बैठे वाले ये लोग हैं कि ईवीएम मशीन के द्वारा हमारे जो मताधिकार है, हमने जो संविधान के
तहत हमें जो मताधिकार मिला है वो हमें नष्ट करने का या समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इसके बाद अगर 2024 के बाद मेजॉरिटी में अगर सरकार आ गई ये ईवीएम के माध्यम से, तो निश्चित रूप से अगले चुनाव नहीं होंगे ऐसा हमें लगता है। तो हम लोग सभी बहुजन समाज के सभी लोग इकट्ठा मिलकर एक स्टेज पर आकर, एक जगह पर आकर हमने अगर संघर्ष किया तो निश्चित रूप से ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक दो पार्टियां बोलती है और बाकी के पार्टियां वैसे ही छोड़ देती है और वो विषय को पूरा करने नहीं देते। इसीलिए हमें एक ऐसी एक मुहिम करना चाहिए कि आप लोग और हम लोग सभी मिलकर इसको हटाने की प्रयास करेंगे। ऐसे ही कहकर मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम। जय भीम। शुक्रिया राजेंद्र टोके साहब। मैं बेचर भाई राठौर साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी आवाज को 75वें प्रजासत्ताक के दिवस के उपलक्ष्य में मैं भारत के देश के तमाम बहुजन समाज के हमारे साथियों को, लोगों को आज बधाई और अभिनंदन देता हूं। और उसके साथ साथ आज वोटिंग डे है, मतदान दिन है, उसके लिए भी आपको खूब खूब बधाई। मैं सभी साथियों को इस मौके के ऊपर इस परिसंवाद में सम्मिलित होने के लिए हमारे सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। खासकर हमारे डॉक्टर कोटवाल, हमारे एडीजीपी माननीय विजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपने समय निकालकर देश और विदेश के हमारे साथियों के सामने अपने अच्छे ख्यालात रखने की एक भरपूर कोशिश की है। आज भारत राष्ट्र के 75वें प्रजासत्ताक दिन के पूर्व संध्या पर जो बीपीटी के माध्यम से बामसेफ इंसाफ ने जो सब्जेक्ट रखा है, संवैधानिक राष्ट्र में जो ईवीएम मशीन जो है, यानी मताधिकार के अंदर एक बाधा पैदा करने का उनका ईवीएम मशीन का रोल है। ऐसी काफी टाइम से भारत देश में डिस्कशन, चर्चा, आंदोलन सब कुछ हो रहा है। हमारे सिंह साहब ने इसके बारे में एक अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपसे प्रजासत्ताक यानी गणतंत्र, गण यानी पब्लिक, पब्लिक का तंत्र, गणनायक, जो बुद्धा ने, तथागत बुद्ध ने जो सिस्टम दी शाक्यसेन प्रणाली के माध्यम से, गणनायक यानी प्रजा का पति, प्रजा का लीडर, नेता, गणपति नहीं, लेकिन उसको अपभ्रंश करके उस शब्द को इन्होंने गणपति बना दिया, यानी हिंदू वाचक शब्द में उनको सम्मिलित कर लिया। लेकिन जो इतिहास जो है, बहुजन समाज को अज्ञान रखकर उनके हक अधिकार को छीनने की जो हजारों साल से परंपरा है, वो आज भी चली आ रही है। तो आज प्रजासत्ताक के देश होने के बावजूद प्रजा के हाथ में सत्ता नहीं है, कहने मात्र पर है। लेकिन सबसे बड़ा आज भी प्रजा के पास डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की बदौलत, हमारे महापुरुषों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत हमें 1 मैन 1 वोट मिला। जो मतदान का अधिकार 1800 साल के बाद विश्व में अंकित किया गया, शामिल किया गया, और 1829 के बाद महिला को वोटिंग का अधिकार दिया गया। लेकिन भारत में तो बहुजन समाज के लोगों को मताधिकार तो छोड़ो,
पीने के पानी तक की उनको इजाजत नहीं थी, अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, और शिक्षा से दूर रहना, उनके धर्मशास्त्रों से उन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म अत्याचार किए, जिनके माध्यम से इस देश में बहुजन हजारों साल से अनपढ़ और अनपढ़ के साथ साथ अधिकारों से वंचित रहा। लेकिन बहुजन समाज के महापुरुषों ने, सामाजिक क्रांति दूतों ने अपना बलिदान देकर हमें मानव बनाया। लेकिन मानव बनाते बनाते डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने जीवन के संघर्ष में 1916 के बाद जो हमें गाइडलाइन दी, हमें बताया, और उन्होंने जो हमें एक सीख दी उसको हम नजरअंदाज कर गए। जब बड़ौदा में उन्होंने संकल्प लिया तो मैं अगर मेरे समाज के लोगों को उनके हक अधिकार दिलाने में, मानवीय जिंदगी दिलाने में नाकामयाब रहा तो अपने आप को गोली मारकर खत्म कर दूंगा। और उन्होंने सारा जीवन हमारे लिए खर्च कर दिया। और महार सत्याग्रह हो, कालाराम मंदिर सत्याग्रह हो, गोलमेज परिषद हो, लेकिन उससे भी आगे उन्होंने जो बहुत ही उम्दा कार्य किया, वो कार्य था कास्ट बेज, कास्ट को क्लास में कन्वर्ट करने की एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी। जो अलग अलग कास्ट सब कास्ट थी उनको एक क्लास में उन्होंने जोड़ने का प्लान किया। जो मैंने आगे भी कहा था, सेकंड इंडिया एक्ट बना 1935 में, तब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों लोगों को जोड़कर एक बहुत बड़ा तबका बना दिया। देखो, उनके आंदोलन से हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ हमने उनमें से ही पाना है। उसके बाद उन्होंने जो इलेक्शन की जो बात अभी जो चल रही है, तो उन्होंने 1936 में बोला था, आप अपनी दीवार पे लिख लो, एक दिन इस देश के आप शासक वर्ग होंगे। छोटी बात नहीं थी। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब हमारे रहनुमा ने, हमारे मसीहा ने हमें कहा था, एक दिन इस देश के आप शासक वर्ग होंगे। ये छोटी बात नहीं थी। लेकिन इससे भी आगे, जब आपके पास झुग्गी झोपड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन हमें मत देने का अधिकार नहीं था इस देश में, उस मत देने के अधिकार को, वोट देने के अधिकार को संविधान में अंकित कर, संविधान की प्रस्तावना पढ़े तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के साथ विविध अनुच्छेदों में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जिन जिन चीजों से मानवीय विकास अटक जाता है, उन स्टेप के ऊपर अनुच्छेद बनाकर डॉक्टर आंबेडकर ने हमें बहुत कुछ दिया। चाहे संविधान अनुच्छेद 3 से 7 हो, नागरिक तत्व की बात, भारत का नागरिक कौन कैसा होगा, चाहे आपके एजुकेशन की बात हो, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 42 तक, महिला, बाल मजदूरी, इनके ऊपर दूरंदेशी से उन्होंने अपना संविधान बनाते बनाते सोचकर अच्छा काम करके दिया। और उससे आगे जाते जाते हमें एजुकेशन सिस्टम में आरक्षण दिया, उसके साथ सर्विस में आरक्षण दिया, और सर्विस के बाद आपको पदोन्नति में, प्रमोशन में संविधान 16C के तहत उसमें भी आपको आरक्षण दिया। इतना करने के बाद 1946 में जब इलेक्शन हराया
फिर भी वो नासीपास न होते बंगाल से चुनकर गए उस संविधान सभा में, और आपके लिए उस संविधान सभा में आपके लिए कुछ काम किया। और वो काम के बाद आज जो मुझे वो बात याद आ रही है, 1950 में जब संविधान भारत के पार्लियामेंट में जब समर्पित किया गया और जब बाहर पार्लियामेंट से निकल रहे थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत और उनकी टीम पूरी कांग्रेस की और ब्राह्मण की जो टोलकी थी, उन लोगों ने बाबा साहब से कुछ परामर्श की और बाबा साहब को बोला कि भाई अब तो हमारे हाथ में आ गया है देश। गोरे अंग्रेज गए, लेकिन ये काले अंग्रेज बैठ गए थे, बाबा को पता था। लेकिन बाबा साहब ने बहुत सुंदर जवाब दिया था, आज तक राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन मैंने संविधान और इस वोट के अधिकार से राजा को रानी के पेट से नहीं, लेकिन उस बक्से से जहां वोटिंग डाली जाएगी उससे राजा पैदा होगा। तो उन्होंने बोला भाई वोट ज्यादा हमारा है, बाबा साहब ने बोला। उन कांग्रेसियों ने, उन ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनुवादियों ने कहा आपके वोट हम कैसे हमारे खेमे में करना वो हम अच्छी तरह जानते हैं। और बखूबी आज तक वही चलता आया है। और जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और हमारे पूर्वज जो महापुरुष थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपनी आहुति दी, अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, उन सभी शहीदों और हमारे सभी महापुरुषों के बलिदान को हम लोगों ने नजरअंदाज करके आज जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने 1950 में कहा था, वी आर एंटायर इन द कंट्राडिक्टरी लाइफ, देयर आर इक्वालिटी इन पॉलिटिकल लाइफ बट इनइक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। बहुत बढ़िया बात कह दी थी बाबा साहब ने हमें। लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी सामाजिक रिफॉर्मर्स आज बने हैं, मसीहा मसीह जो भी बन चुके हैं या जो भी चला रहे हैं, पता नहीं वो क्या समझते हैं कि भाई हम ऐसी दुविधा भरी जिंदगी में कदम रख रहे हैं जहां राजकीय समानता इस संविधान के माध्यम से होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए आपको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह से बाबा साहब ने हमें कहा। लेकिन आज हम लोग ईवीएम, बैलेट पेपर, बहुत हमारे आगे वक्ता ने, डॉक्टर कोटवाल ने भी बहुत बढ़िया इसका डिफाइन किया। विजेंद्र सिंह साहब ने भी बताया, वर्ल्ड में 195 कंट्री में से 20 कंट्री में ईवीएम मशीन का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज हो रहा है 20 कंट्री में, तो छोटे छोटे है। लेकिन जर्मनी और जो जन्मदाता है ईवीएम के, उन लोगों ने उधर बैन लगा के रखा है। उसके सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया, उधर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अमेरिका में बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है, सारी दुनिया में हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा है। भारत में ईवीएम से होने की बात चल रही है। नो डाउट डॉक्टर कोटवाल की बात कुछ हद तक करेक्ट भी है। तो भाई इसकी जो जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हमारे लोग बहुत कम है। और जो चैलेंज है, क्योंकि मैं 2 साल पहले हम लोगों ने करीबन 250 से ज्यादा एनजीओ के साथ अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी। उस मीटिंग में काफी इंडिया के बहुत सारे अलग अलग स्टेट से अच्छे एनजीओ के लोग आए थे, वर्ल्ड के भी कुछ लोग आए थे। और तब ईवीएम की बात रही
उधर रखी गई, वीवीपैट लाया गया। जो वीवीपैट है, वोटिंग वेरिफिकेशन, जो वेरीफेबल पेपर जो है उनका वीवीपैट, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया भाई कांच है, अगर ये लाइट रहती है तो क्लियर दिखा जाएगा, लेकिन उसके बाद वो डार्क हो जाएगा तो आप किसको वोट दिया वो ढक जाता है, तो उसमें चोरी हो सकती है। नो डाउट हमारे गुजरात की एक बहुत अच्छी टीम है, जो टीम आज ईवीएम के ऊपर बड़े पैमाने पर इंडिया में इसके ऊपर आंदोलन कर रही है और वीवीपैट को लेकर, ईवीएम को लेकर अपनी बात लोगों के सामने जाकर रखते हैं। मैंने खुद भी इसको देखा है, एक्सपीरियंस खुद किया है, ऐसे लोगों की बातों पे नहीं, लेकिन मैंने खुद उसका एक्सपीरियंस किया है। तो ईवीएम मशीन के माध्यम से भी आपके वोट चोरे जा रहे, पहले भी आपके वोट चोरे जा रहे थे बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से गांव का सरपंच या प्रमुख आपके लोगों गांव के उस मतदान केंद्र तक जाने भी नहीं देता था, वो थप्पा मार के बैलेट पेपर डाल देता था, वो जीत जाते थे। शायद आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने तो 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी को रजिस्टर कराना था, तो कांशीराम ने जो ड्यूटी लगाई थी, तो मैंने खुद उसका अनुभव किया है। दादरा नगर हवेली में हमारे लोग हमें देख के भागते थे जब हम साइकिल पे उधर प्रचार करने जाते थे, और लोगों को मालूम नहीं था वोट क्या है। और उधर 65,000 वोट थे, 65,000 वोटों में 45 या 60% वोट भी अगर डलते हैं तो कैसे हो जाता जीत का आंकड़ा देख लो आप। लेकिन उधर 2 ही लोग कंट्रोल करते थे, एक मांगीलाल और जेठालाल, दोनों बनिए थे, और वही लोग उस दादरा नगर हवेली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में किसको जाना है किसको नहीं जाना आदिवासी की सीटों पर, वही लोग सिलेक्शन करके भेजते थे। लेकिन मैं आज भी हैरान हूं तो हमारे ट्राइबल के बहुत सारे एरिया में आज भी लोग वोटिंग से वंचित है। तो जो कार्यकर्ता का जो काम है, कार्यकर्ता को जो काम करना था, वो ग्रासरूट लेवल पे काम नहीं हुआ। 75वां हम स्वतंत्र का पर्व मना रहे हैं, लेकिन उसके जो फायदे और गैरफायदे हैं उसके बारे में कार्यकर्ता को ज्यादा मालूम होती है। हमारे वोट पहले भी खरीदे जाते थे, आज छीने जा रहे हैं किसी भी तरह से। तो अभी भी 2024 का इलेक्शन है, बहुत बड़े पैमाने पे देखो 1984 के उस वोट क्लब की विशाल साइकिल रैली में, दिल्ली के वोट क्लब में जो बामसेफ ने DS4 के माध्यम से जो आह्वान किया था और जो कहा था कि दिया जब बुझने को होता है वो ज्यादा फड़फड़ाता है, मछली को जब पानी से निकालते हो तो ज्यादा वो उछलती है, यानी उसका अंतिम समय होता है। दिया बुझने को तो उसका अंतिम समय होता है, वो ज्यादा फड़फड़ाता है। लेकिन हम लोगों ने उसको कंट्रोल करने के लिए बामसेफ, DS4, इन सब जो भी संगठन है, उन लोगों ने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया। अगर किया होता तो आज इलेक्शन में आप जो चाहते वही होता। हमने हमारे वोटर्स को जागृत नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने क्लियर बोला था, 1 मैन 1 वोट। बामसेफ ने बोला था 1 वोट 1 वैल्यू, जो गोविंद वल्लभ पंत को बाबा साहब ने कहा था। अब इस देश में हमारे लोग जो चाहेंगे वही राजा बनेगा। लेकिन उन लोगों ने उस टाइम जो बोला था कि आपके वोटों को हम ले लेंगे, खरीद लेंगे, राजा तो हम ही बनेंगे, हम ही बनाएंगे, वही सिस्टम आज चल रही है। अगर हम बाबा के बच्चे हैं, फूले के बच्चे हैं, हमारे महापुरुष गुरु नानक देव जी हो, गुरु घासीदास हो, संत रईदास हो,
वीर मेघमाया हो, पेरिया रामास्वामी नायकर हो, नारायण गुरु हो, कि जितने सामाजिक मसीहा महापुरुष इन लोगों ने जो अपनी बलि दी, अपनी शहादत दी, अगर हम थोड़ा भी मन में उतार ले और आज भी कमिटमेंट कर ले, तो हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं। जिसकी संख्या भारी उसकी साझेदारी। हमने ऐसे ही नहीं कहा था, ऐसे ही हमने वो कोटेशन सब नहीं बनाए थे, तिलक तराजू और तलवार उसको मारो जिससे चाहे, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सारे डीएसओ। ये सारी बातें हम लोगों ने जो तैयार की थी, जो फील्ड में लाए थे, लोगों को जागृत किया था, और वही संदेश था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन जब तब्दीली आती है, शॉर्टकट अपनाया जाता है, तब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आता है। तभी इस देश में बहुजनों का मूवमेंट को झटका ही नहीं, जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम में दुश्मन को बल देने का काम, दिए में घी या तेल डालने का काम हमारे लोग करते हैं, वो आज हो रहा है। अगर बहुजन के हम नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, या समाज के हम कार्यकर अपने आप को मानते हैं, तो अभी हमारे पास समय है। आओ सब मिलकर 2024 की आगाह को समझकर हम लोग ईवीएम हो या बैलेट हो, लेकिन वन मैन वन वोट, बट वन वोट वन वैल्यू, उसका करिश्मा करके दिखा दे। तभी हमारा स्वतंत्र का पर्व मनाया जाएगा, माना जाएगा। हम आजाद है। प्रजासत्ताक यानी प्रजा के हाथ में सत्ता की बागडोर, लेकिन इस देश पे सत्ता की बागडोर आपके हाथ में नहीं है। गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आ गए। अब इन काले अंग्रेजों को अगर हटाना है, तो मैंने कई बार बोला है, लेट ऑल द को सफर कम टुगेदर टू पुट एन एंड देयर सफरिंग। आओ हम सब इकट्ठे हो, नेक हो, एक हो, और अगर हिंदू राष्ट्र को रोकना है तो 2024 के जनरल इलेक्शन में वन वोट वन वैल्यू, उसको समझ करे हम लोग हमारे लोगों को जागृत करें, ऑर्गेनाइज करें, और बामसेफ और इंसाफ और बीपीटी के माध्यम से बनाए हुए प्लान प्रोग्राम के तहत इस देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की मूवमेंट, प्रबुद्ध भारत की मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान दे। यही मैं आपसे उम्मीद करते हुए दोबारा आज वोटिंग डे के ऊपर मतदान दिन, और कल हमारा राष्ट्रीय पर्व है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के और हमारे महापुरुषों के बलिदान के माध्यम से हमें मिला है, उस प्रजासत्ताक दिन के ऊपर आप सबको, बहुजन समाज को, देशवासियों को खूब खूब बधाई, खूब खूब धन्यवाद, अभिनंदन। जय भीम, जय भारत। जी बहुत बहुत शुक्रिया बहेचर भाई राठौर साहब, आपने आज के इस विषय पर संवैधानिक राष्ट्र में मताधिकार को खत्म करने का ईवीएम एक माध्यम, इस पर विस्तार से हमारे एक्सपर्ट लोग, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बामसेफ इंसाफ संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज खास विस्तार से आज के इसने अपने न्यूज चैनल पर लाइव प्रोग्राम में अपनी बातें रखी है। कोई साथी अगर आज के इस विषय पर संक्षिप्त में अपनी बात अगर करना चाहेंगे तो अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो हम आज के इस कार्यक्रम का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति भी चाहूंगा बहेचर भाई राठौर साहब से। और जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीटीवी न्यूज चैनल जो अपने इंसाफ बामसेफ संगठन के माध्यम से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसके माध्यम से अपनी बात रखने का एक सहज सुलभ माध्यम है आज के सोशल मीडिया के टाइम पे। और ये घर घर जन जन तक लोगों के जेब में स्मार्टफोन है, और हम संदेश को, मैसेज को लाखों करोड़ों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं, अगर आपको ये परिचर्चा पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत भी कराएं
हमारे एक साथी हैं जो बार बार उंगली करके इशारा कर रहे हैं, मैं उनका नाम स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा हूँ। वो अपनी कुछ बात रखना चाहे तो आज के इस परिचर्चा पर अपनी बात रख सकते हैं। राठौर साहब, उनका परिचय भी मेरे बता ख्याल दें। से बगू भाई प्रजापति होंगे, डॉक्टर जी। बगू भाई प्रजापति। वो हमारे डॉक्टर है, पीएचडी है, और ये बहुत बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं। जी जी, हाँ, बहुत प्रजापति स्वागत साहब। है सर, आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। जी हाँ, नमस्कार नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। बस आपने बैठक में जो किया, बात बहुत बढ़िया किया है। हम सिस्टम को हम ही तोड़ते हैं, तभी हमें प्रॉब्लम होता है। सिस्टम को हम आगे ले जाए और सुरक्षित सिस्टम को रख के हम जो चलते हैं तो हम अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। अम्बेडकर साहब ने तो हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन संभालना हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए तो एक प्रॉब्लम है। बाकी हम चाहे, उसने बोला कि मतदान, मतलब जो राजा रानी का बेटा राजा बनता था, अब तो प्रजा में से जो चाहे वो राजा बन सकता है। उसके लिए ईवीएम मशीन तो दिया है, अब उसका बात सब बात हो गया है। बेहतर भाई ने जो बात किया है उसके साथ मैं समर्थन करता हूँ, और देश के विकास में खूब आगे बढ़िए, हमारी सिस्टम खूब अच्छी बने और सिस्टम सफल हो और आगे बढ़े तो हम जरूर भारत में अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आभार, नमस्ते जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में अपनी कीमती समय निकाल करके विजेंद्र सिंह साहब जो जुड़े थे, पूरे एडीजी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और डॉक्टर विकल्प कोटवाल साहब भी अपना समय निकालकर आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपना वक्तव्य दिया है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और बाकी सभी साथियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल।